ओके, तो जो नेक्स्ट चीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमने एक चीज लास्ट क्लास पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बारे में, कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। उसी को हम ये भी कह सकते हैं कंप्लीट एंगल, अबाउट द कंप्लीट एंगल की 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, राइट? बोथ आर सेम थिंग। तो एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल भी है, उसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 10 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियंस। मतलब आपको 10 डिग्री रेडियन में कितना होगा वो बताना है, 1 मिनट रेडियन में कितना होगा वो बताना है, एंड 1 सेकेंड रेडियन में कितना होगा वो बताना है। तो क्या होता है, डिग्री को मिनट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है, दैट वी ऑलरेडी नो कि 360 डिग्री is equals to 2 pi radian. If it is so, then 1 degree will be pi by 180 radian, and hence 10 degree will be equal to pi by 18, right? Hence 10 degree will be equal to pi by 180 degree into 10 degree, and this gives pi by 18 as the answer. So 10 degree is nothing but pi by 18 radian, right? तो ये तो आ गया। उसके अलावा और क्या, 1 मिनट और 1 सेकेंड। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, कैलकुलेशन का टेस्ट थोड़ी करना है यहाँ पर, बट हम लोग 1 मिनट और 1 सेकेंड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट आई विल गाइड यू टू। 1 मिनट एक्चुअली 1/60th ऑफ अ डिग्री, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी इवन 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर, देन ईच पार्ट विल बी कॉल्ड टर्म्ड एज 1 मिनट, राइट? 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईच पार्ट विल बी टर्म्ड एज 1 मिनट, तो 60 मिनट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। और आप क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां से इसको यूज कर लेंगे तो मिनट को भी यू विल बी एबल टू कन्वर्ट टू रेडियन। उसी तरह से 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट? तो 60 सेकेंड अगर 1 मिनट की इक्वल होगा, एंड दिस 60 सेकेंड एंड 1 मिनट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लॉक वन, है ना? वहां भी वही सेम रिलेशन आता है और कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, लेकिन ये जो यहाँ पे मिनट और सेकंड में लिख रहा हूँ वो बेसिकली एंगल का मेजरमेंट, ठीक है? तो 60 सेकेंड इज 1 मिनट, उसको आप यूज कर लेंगे, तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट 1 सेकेंड इनटू रेडियंस, ठीक है? हो जाएगा ये काम, बहुत मुश्किल नहीं है, कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्जन। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि जिनको अगर उस क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत हो तो वो ये समझ पाए। तो आज का मेजर टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट हो सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट एंड दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकैप वंस की डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हियर यू कैन सी क्लियरली अ मीटर स्केल। तो आपने मीटर स्केल से कई बार लेंथ ऑफ द लाइन को ड्रॉ किया होगा, लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते थे कॉपी में और उसके सामने मीटर स्केल लगा लेते थे और देखते थे कि अच्छा इसका लेंथ जो है 3.4 सेंटीमीटर है, या जो भी आएगा 4.9 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो जो भी वैल्यू आता था उसको आप मेजर करते थे डायरेक्टली मीटर स्केल को वहां पे पुट करके। तो ये जो है ऐसा चीज है जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2 और नाम यहाँ लिखा हुआ है। एक है आपका नाम क्या दिख रहा है आपको, एक है वर्नियर कैलिपर और दूसरा नाम है स्क्रू गेज या स्क्रू गॉज भी कहते हैं। तो एक वर्नियर कैलिपर हो गया और दूसरा स्क्रू गेज हो गया। क्या है ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, उसका फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। ये जो पहला है ये वर्नियर कैलिपर है और दूसरा जो है यहाँ पे स्क्रू गेज है, दिस इज स्क्रू गेज। ये हम लोगों को एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट में सीखना है कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करके हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ठीक है? तो एक मीटर स्केल का कोई लिमिटेशन हो सकता है? हाँ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब हम मीटर स्केल से करते हैं तो मीटर स्केल में आप बहुत छोटा मेजरमेंट नहीं करते हैं। कई बार आपको ऐसा होता होगा कि जो 2 कंसेक्यूटिव लाइंस रहता है मीटर स्केल में, उसके बीच में आपका लेंथ आके अटक जाता होगा, हुआ होगा ऐसा, बिल्कुल हुआ होगा।
तो अगर मान लीजिए यहाँ तक ये पूरा 3 पूरा हो गया और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 लाइन है, 5वां लाइन है, 5वां लाइन थोड़ा लंबा रहेगा। तो अगर आपका जो लेंथ है वो यहाँ पर आके अटक गया तो आप क्या ले लेते थे? कोई उसको 3.4 ले लेगा, कोई उसको क्या लेगा कि 3.45 होगा, बीच में है कहीं पर, या वो 3.5 होगा। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा हो जाए एग्जैक्टली 3.4 और 3.5 के बीच में कहीं हो, बीच में वो कहीं भी हो सकता है, 3.4 के क्लोज हो सकता है, 3.5 के क्लोज हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसके वैल्यूज कैसे डिफर कर सकते हैं, 3.41 हो सकता है, 3.42 हो सकता है, 3.43 हो सकता है, 3.45 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू 3.5 तक जा सकता है। बट वी आर नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसका एक लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन है कि वो 10⁻³ मीटर से छोटा लेंथ, 10⁻³ मीटर मतलब 1 mm, उससे छोटा लेंथ आपका मीटर स्केल मेजर नहीं कर सकता। 1 mm आई एम राइटिंग, है ना, 1 मीटर नहीं, 1 mm से छोटा आपका मीटर स्केल मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मीटर स्केल अगर 1 mm से छोटा नहीं मेजर कर पाएगा और हमको चाहिए इतना एक्यूरेसी का मेजरमेंट, ये क्लास 8 का ज्योमेट्रिकल वाला प्रॉब्लम तो है नहीं कि अच्छा 3.4 हो या 3.5 हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। साइंस में जब आप मेजरमेंट करते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू नीड द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। तो कैसे हम अपने मेजरमेंट को, हम अपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर किए गए। उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है वर्नियर कैलिपर, जो मेनली हम लोग को पढ़ना है, उसी की बात कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली कौन पहले डिस्कवर हुआ उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर जो है वो मीटर स्केल से बेटर रीडिंग टेक्निक देता है, और इसका एक्यूरेसी होता है 10⁻⁻⁴ मीटर इन जनरल। जनरली क्या होता है कि ये 0.1 mm तक के मेजरमेंट को आराम से कर सकता है। इसका यूज कैसे करते हैं ये अलग से हम लोग थ्योरी में भी देखेंगे एक बार कि कैसे इसका यूज करते हैं, और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ठीक है। और स्क्रू गेज की बात करें तो ये जो है और बेटर मेजरमेंट करता है 10⁻⁵ मीटर तक, यानी 0.01 mm तक इन जनरल ये मेजर कर सकता है। हालांकि स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज ये वेरी करता है, और बेटर स्क्रू गेज हम बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो वर्नियर कैलिपर का है वो 0.1 mm है। और स्क्रू गेज का जो लोएस्ट, हम लोग लोएस्ट लीस्ट काउंट इसको कहते हैं, या सबसे बेस्ट मेजरमेंट जो कर सकते हैं, सबसे छोटा मेजरमेंट जो कर सकते हैं, वो होगा 0.01 mm। और ये क्या था, ये 1 mm था। मीटर स्केल 1 mm, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर 0.1 mm, और स्क्रू गेज 0.01 mm, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। ये सब जो है डायरेक्ट मेजरमेंट है। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब हम लोग उस चीज को लाते हैं, जो चीज को मेजर करना है उसको लेकर आते हैं, उठा के लाते हैं, और वहां पर देखते हैं कि हाँ इसका इतना आया, इसका इतना आया। तो ये मेजरमेंट जो है डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्फीयर है कि नहीं, उस स्फीयर का हम लोग डायमीटर मेजर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो आउटसाइड जॉज हैं उसके बीच में फंसा के रखा है, और यहाँ पर से हम लोग रीडिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए एक इनसाइड जॉज है ऊपर में, है ना, इनसाइड जॉज दिख रहा है यहाँ पर इनसाइड जॉज है, उसका यूज करते हैं कि हम इंटरनल डायमीटर किसी हॉलो चीज का निकाल सके। तो कैसे यूज करेंगे वो तो आगे सीखेंगे, बट इस सब में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको डायरेक्टली लेके आते हैं, वहां पे रखते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं। दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ मेजरमेंट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं। अब डायरेक्ट मेजरमेंट किसका कर पाएंगे, जिसका दोनों एंड हमारे पास में हो, हमारे हाथ में हो, हम ले सके, उठा सके, उसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भाई साहब सन का डायमीटर बताइए, भाई साहब अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो बताइए, तो कैन यू एक्चुअली मेजर, या ये कहें कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट को मेजर करके आइए, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मीटर्स के लिए किसी को बोले कि अच्छा माउंट एवरेस्ट के सबसे नीचे रहो, हम लेट के इसको खींचते हुए चले जाते हैं, जाके वहां पर सबसे ऊपर जाके देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचता है ना, उस फीता को लेकर ऊपर तक पहुंचा दिए और फिर मेजर किया, अच्छा ये तो इतना किलोमीटर है। वैसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत लार्ज डिस्टेंस है, और माउंट एवरेस्ट तो फिर भी अर्थ पे है। उसके अलावा जो हमने एग्जांपल लिया सन के डायमीटर का, और सन का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस का, या फिर अर्थ से कोई और बहुत डिस्टेंट स्टार का, तो ये डिस्टेंस पता कैसे चलता है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है बचपन में आपके दिमाग में आया भी हो कि इनको पता कैसे है,
कि सन से अर्थ के बीच में डिस्टेंस ये है, सन से मून के बीच में डिस्टेंस ये है। तो ये जो हम लोग करते हैं, ये हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस एक चीज होता है और एक मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस होता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। बहुत लार्ज डिस्टेंस हो तो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला मेथड है, या इनफैक्ट यही मेथड जो हम लोग को पढ़ना है, वो है पैरेलैक्स मेथड। उसके अलावा बहुत सारा होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके निकाले होंगे, है ना, वो भी एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो उसमें आपने ऐसा देखा होगा कि हाँ भाई एक टावर है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, कुछ डिस्टेंस वो और ट्रेवल करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये चेंज हो जाता है, तो बताओ हाइट ऑफ टावर क्या है। तो वहां पे भी हम हाइट ऑफ टावर तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या वहां हाइट ऑफ टावर डायरेक्ट मेजरमेंट से हो रहा है? द आंसर इज नो। वहां पे आप जितना चले ये डिस्टेंस और उसके बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए एक बार 30 डिग्री होगा, एक बार 45 डिग्री होगा, और ये आपने डिस्टेंस कुछ 2 मीटर चला होगा, तो आप इस 3 डेटा की मदद से ये लेंथ बता सकते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये किया जा सकता है किसके लिए? एवरेस्ट के लिए किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कि एक जगह से खड़े हुए एवरेस्ट को देखे, एवरेस्ट का टिप को देखे टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है, और उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिए, कि हमको ये पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हमको टेलीस्कोप रखने से एवरेस्ट का टिप दिख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया। फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाए, मान लो 1 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया, 500 मीटर आगे बढ़ा दिए, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन देखे, तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा आएगा। तो ये 3 डेटा की मदद से कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ द एवरेस्ट? यस। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट का हिस्सा है। सो दिस इज वन थिंग जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एक हिस्सा होता है, बट व्हाट वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड हमको सीखना है। इसमें यहाँ पर एक चीज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेट्स डू इट। इसको करना है, ठीक है, इसको या रटने की कोशिश नहीं करना है। इसमें आपको एक डॉट दिख रहा है, ठीक है, आप ये काम करिए, आपका मोबाइल आपके सामने है, आप क्या करिए कि एक पेंसिल उठाइए, जैसे मेरे पास ये राइटिंग पेन है। अब इसके सामने से मैं उस डॉट को देखने की कोशिश करता हूँ, और मान लो कि मैं अपने लेफ्ट आई से देख रहा हूँ और राइट आई को मैंने क्लोज करके रखा, और इस समय एग्जैक्टली पेन और डॉट एग्जैक्टली एक साथ में है, मतलब मेरे पेन के पीछे वो डॉट छुपा हुआ है। अब जैसे ही आप लेफ्ट आई क्लोज करते हैं और राइट आई को ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि पोजीशन ऑफ डॉट विथ रेस्पेक्ट टू पेन चेंज हो जाता है, और अब वो डॉट और पेन अलग अलग आपको दिख रहा है। पहले एक तरफ से देख रहे थे तो दोनों एक दूसरे के पीछे छुपा, मतलब डॉट जो है वो इस पेंसिल के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन जब दूसरे आई से देख रहे हैं तो पेंसिल अलग दिख रहा है और जो डॉट है वो अलग दिख रहा है। इस चीज को, इस एक्सपीरियंस को आपने भी खुद भी फील किया होगा, और इसी एक्सपीरियंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। और इसी मेथड का यूज करते हैं टू एस्टिमेट लार्ज डिस्टेंस, जिसको हम लोग पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। तो इतना सब लोगों ने किया, सब लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इस चीज को, है ना, कर पा रहे होंगे। yes, चलिए अब देखते हैं कि ये पैरेलैक्स क्यों आता है। पैरेलैक्स इसलिए आता है क्योंकि हम लोग का जो आईज है, इस आईज के बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं किसी चीज को, इधर किसी और एंगल पे देख रहे होते हैं और इसको इधर किसी और एंगल पे देख रहे होते हैं। अगर हम लोग का केवल एक आंख होता और वो एग्जैक्टली बीच में होता तो हम लोग को पैरेलैक्स नहीं पता चलता। तो पैरेलैक्स पता चल रहा है क्योंकि वी हैव 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। तो जब हम इसको बंद कर रहे हैं और इसको खोल रहे हैं तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां से हम लोग देख रहे हैं, और जब इसको बंद कर रहे हैं और इसको खोल रहे हैं तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये हो जाता है और यहाँ से देख रहे हैं, और दोनों का अलग अलग एंगल से। सामने अगर डॉट है, मान लीजिए ये है, तो इसको हम लोग इस एंगल से देख रहे हैं और इसको हम लोग इस एंगल से देख रहे हैं, दो एंगल से हम लोग देख पा रहे हैं। वैसा क्या किसी भी स्टार के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। चलिए देखते हैं कि कैसे। अच्छा, इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जान लेना जरूरी है, कि यहाँ पे पैरेलैक्स क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन आवर आईज, ठीक है, और इसी सेपरेशन को बेसिस कहते हैं। यहाँ पे अब एक टर्म है जो याद रखना है आपको, बेसिस। बेसिस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बेसिस कहते हैं। और हमारा जो ये एग्जाम्पल है उसमें बेसिस कौन है?
द डिस्टेंस बिटवीन आवर आईज इज द एग्जाम्पल ऑफ इज बेसिस इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सब लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में एक ट्राइंगल है, एस स्टैंड्स फॉर स्टार। इस स्टार को हम देखने की कोशिश करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट जैसा दिखेगा हम लोग को यहाँ से। अच्छा, अब अर्थ के किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम लोग एक सेम टाइम पे, है ना, साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लिए, एक इस कंट्री में होगा, एक दूसरे कंट्री में होगा, और दोनों कंट्री से साइमल्टेनियसली सेम स्टार को देखेंगे। ठीक है, फोन पे बात करते हैं, हाँ भाई साहब आप भी देखिए हम भी देखते हैं। ठीक, और जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टेलीस्कोप, इसकी मदद से हम लोग क्या ये निकाल पाएंगे कि ये थीटा कितना है? निकाल पाएंगे, बिल्कुल। ये कहें कि ये जो बीच का डिस्टेंस है, यानी ये बेसिस जो है, वो बेसिस कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस पे, वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, व्हाट वी डू, वी ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस या ऑब्जर्वेटरीज ए एंड बी ऑन द अर्थ, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी एट द सेम टाइम। ये पहला स्टेप है पैरेलैक्स मेथड से डिस्टेंस को निकालने के लिए। फिर क्या करते हैं, वी मेजर द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस along which the planet is viewed at these 2 points। अब ये थीटा निकलता कैसे है? प्रैक्टिकली थीटा जो है वो निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और मान लीजिए कि ये और ये दो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट ए से देख रहे हैं और पॉइंट बी से देख रहे हैं, और हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और ये एंगल पता चल गया कि दिस एंगल इज θ1, और उसी तरह से ये एंगल हमको पता चल गया दिस एंगल इज θ2। क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है ना कि सर हम वहां पे जाके कैसे एंगल मेजर करेंगे, सन को तो देख ही रहे हैं, वहां जा नहीं सकते हैं, तभी तो हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जाके पता कैसे चलेगा कि किस दो डायरेक्शन से देख रहे हैं? तो वास्तव में क्या होता है कि ये θ1 मेजर किए तो आपको देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी θ1 हो जाएगा, और ये θ2 मेजर किए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी θ2 हो जाएगा, और जब आप θ1 प्लस θ2 कर देंगे तो वही आपका थीटा आ जाएगा। तो ये एंगल आपका मेजर हो गया फ्रॉम द अर्थ। जहां से आप देख रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और जिस टेलीस्कोप को जिस डायरेक्शन में रखा है उनके बीच का जो एंगल है वो θ1, और उधर वाले ऑब्जर्वेटरी से θ2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो थीटा। क्लियर है ये चीज? तो इस थीटा एंगल को, यानी θ1 प्लस θ2 जो आया है, इसको ऑब्वियसली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। तो दो टर्म अभी तक सीखे, जो दो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस बी से डिनोट कर रहे हैं, बेसिस कहते हैं उसको, और जो इन दोनों का जो एंड पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वहां पे जितना एंगल बनाता है या जितना एंगल सबटेंड करता है, उस एंगल को हम लोग पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल कहते हैं। आई थिंक दिस मच शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है ये चीज? अब हम लोग इसकी मदद से क्या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर द डिस्टेंस? यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रिलेशन लिखा हुआ है, कैपिटल D इज इक्वल टू B बाई थीटा। एक्चुअली में ये डिस्टेंस इतना अधिक है, ये डिस्टेंस इतना लार्ज है कि हम लोग आसानी से मान सकते हैं। देखिएगा, इसको हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये है बहुत लार्ज डिस्टेंस, कोई स्टार का डिस्टेंस होगा, है ना, ये स्टार है और ये दो पॉइंट्स हैं ऑन द अर्थ जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए कितना भी होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ से ज्यादा तो ये डिस्टेंस होगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर भी होगा, तो उसके मुकाबले ये स्टार का डिस्टेंस बहुत लार्ज है। तो अगर ये कहें कि ये बी है और ये डी है और ये थीटा है, तो आप देखिए बहुत बड़ा जब ये होता है ना रेडियस इन कंपैरिजन विद दिस लेंथ, तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए चाहे आर्क ड्रॉ करिए, दोनों सिमिलर होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा रेडियस है तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, और उसका आर्क लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा करेंगे तो प्लेन जैसा दिखेगा कि नहीं? आपको याद होगा क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर जो है एक इनफाइनाइट स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है ना। तो इनफाइनाइट स्फीयर मतलब बहुत बड़े लार्ज रेडियस का जो स्फीयर होगा उसका एक छोटा सा टुकड़ा करेंगे तो प्लेन जैसा दिखेगा, बिल्कुल जैसे अर्थ दिखता है। अर्थ में भी आप देखिए, आपको थोड़ा दूर चलते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अच्छा डूब गए, क्योंकि
वो है तो स्फेरिकल, लेकिन बहुत बड़ा स्फीयर है, तो एक छोटे पार्ट 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जब हम चलते हैं तो हमको लगता है ये सब तो एक ही प्लेन है, प्लेन सरफेस है। इसीलिए तो फ्लैट थ्योरी ऑफ अर्थ जो है बहुत मतलब अपील किया था बहुत पुराने जमाने में लोगों को, क्यों सबको लगता है अरे फ्लैट ही तो है, पैरेलल। उसी तरह से यहाँ पे जब बहुत बड़े स्फीयर का ये पार्ट होगा या बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होगा, तो ये लाइन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, और यही स्ट्रेट लाइन बी है। तो क्या बी को हम आर्क ऑफ दिस सर्कल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और तब ये अगर रेडियस है और ये अगर थीटा है, तो हम लोग अभी अभी रेडियन सीखे कि नहीं, तो ये अगर थीटा हमको रेडियन में मालूम है, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू बी बाई आर, है ना। तो ये तो मैंने आपको पीछे का वो कॉन्सेप्ट याद दिला दिया। यहां पर देखें तो बिल्कुल वही सिचुएशन है। यहां पर क्या है चीज, यहाँ पे सीन ये है, ये डिस्टेंस डी है, ये बी है और ये थीटा है। तो बी जो है आर्क लेंथ हो गया, डी यहाँ पे रेडियस हो गया, इक्वल टू थीटा, एंड हेंस डी डिस्टेंस जो आ जाएगा वो बी बाई थीटा हो जाएगा। यानी अगर आपको बेसिस मालूम है, अगर आपको पैरेलैक्स का एंगल मालूम है, तो आप आराम से डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये जो चीज है ये है तरीका, मेथड ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। अब इसमें मान लीजिए 2 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का डिफरेंस भी आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर की बात हम लोग जब जहां कर रहे हैं, वहां पर अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का अंतर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका नाम एस्टिमेशन भी कहते हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ प्लैनेट। एकदम सेम काम को थोड़ा उल्टा कर देने से आप प्लैनेट का डायमीटर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एस्टिमेट? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसी काम को बस उल्टा कर दिए, डिस्टेंस पहले निकाल लिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ से यूरेनस का, यहाँ से नेपच्यून का, यहाँ से प्लूटो का, किसी का भी डिस्टेंस पता चल गया। अब उसका डायमीटर कितना है ना, अप्रोक्सीमेट डायमीटर भी आपको गूगल में मिल जाता है, कोई जाके वहां लेके फीता लेके नापा तो नहीं होगा, है ना। तो कैसे वो मेजर करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिएगा ध्यान से, क्या हुआ, ये हमारा वो प्लैनेट है जिसका हमको डायमीटर मेजर करना। अच्छा, हम सर्कुलर बढ़िया शेप ले सकते हैं, ठीक है, हमारे पास वो ऑप्शन है शेप लेने का, तो ले लेते हैं हम बढ़िया शेप। ये देखिए प्लैनेट हो गया, ठीक है। और एक और हम ब्लू लेके एक और छोटा सा सर्कल ले लेते हैं जो हमारा अर्थ हो गया। और यहां से अब हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। एक और शेप ले लें क्या, स्ट्रेट लाइन यहां से ये, और एक ले लेते हैं एक और स्ट्रेट लाइन यहां से ये, ठीक है। ये समझिए डायमीटर। अब डायमीटर का एस्टिमेशन कर रहे हैं भाई। तो अब मान लीजिए कि इस प्लैनेट का जिसका हमको एस्टिमेशन करना है, उसका डायमीटर हमको मालूम है, ठीक है। मालूम कैसे रहेगा, पहले से मालूम रहेगा तो फिर एस्टिमेशन क्यों करेंगे। मतलब सिंबल जिसका हमको मालूम है वो है डी। और हम लोग क्या करेंगे, यहां से अर्थ के किसी एक पॉइंट से ही इसके दो एंड्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके ऑब्जर्वेशन के दौरान हमको टेलीस्कोप को कितने एंगल से रोटेट करना पड़ा ये बात तो हम पता चल जाएगी। कि मान लो टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में था तो ये एंड दिखा इसका, टेलीस्कोप जब इस डायरेक्शन में था तो ये एंड दिखा इसका। अब इसके दौरान टेलीस्कोप को हम रोटेट कराए होंगे, तो कितने एंगल से रोटेट कराए वो मान लो अल्फा है, क्योंकि थीटा पहले ही मान चुके हैं तो कोई दूसरा मानेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी हमको कैपिटल डी पहले ही मालूम है, दो ऑब्जर्वेटरीज यहाँ का यूज किए थे और उसके मदद से कैपिटल डी तो निकाल चुके हैं, ये वाला जो ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है उसकी मदद से। तो अगर आपको कैपिटल डी मालूम है और अल्फा मालूम चल गया, तो क्या आप डायमीटर ऑफ द प्लैनेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सेम रिलेशन भाई, सेम रिलेशन। आर्क लेंथ यानी स्मॉल डी बाई रेडियस यानी कैपिटल डी मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। तो यहां से डी निकल गया, सॉरी क्या निकालना था, डी ही निकालना था ना, डी इक्वल्स टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो इस तरह से हम लोग डायमीटर ऑफ द प्लैनेट या डायमीटर ऑफ द सन निकाल सकते हैं।
तो ये तरीका है जिससे हम लोग डायमीटर ऑफ द सन निकालते हैं। इज दिस क्लियर? पैरेलैक्स मेथड में क्या यूज कर रहे हैं वो सबको क्लियर हो गया? एक बार रिप्लाई कर दीजिए।